पिछले दिन हम लोग चैप्टर सेकंड के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में पीपुल एज रिसोर्स पर चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने चर्चा की थी कि वैसे व्यक्ति, वैसी जनसंख्या जो कि वर्किंग हैंड्स के रूप में हो, अथवा जो ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, वैसी जनसंख्या किसी भी देश की परिसंपत्ति होती है। इसी क्रम में हमने कहा था कि पढ़े लिखे जो साक्षर होते हैं और ट्रेंड होते हैं, उनकी जो कार्य क्षमता होती है वह है अनट्रेंड, अनस्किल्ड की अपेक्षा बेहद अधिक कार्य क्षमता होती है। और नेचुरली जब कार्य क्षमता अधिक होती है तो प्रोडक्टिविटी भी उसी रूप में बहुत अधिक होगी। ये क्लियर था। और इसी में हमने यह भी स्पष्ट किया था कि किस प्रकार से कि जब हमें आज़ादी मिली थी, 1947 की बात है, उस समय में भारत का लिटरेसी मात्र 18% था। स्वाभाविक है कि उसमें डेवलप, उस कालखंड में जो विभिन्न प्रकार का जो प्रोडक्शन था उसके बारे में जनसामान्य को सही जानकारी नहीं मिली थी, जिसके कारण उसकी कार्य की अकुशलता या फिर अशिक्षा, अनस्किल्ड स्थिति के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट सेक्टर में हमारी प्रोडक्टिविटी बेहद कम थी। और पर्याप्त भूभाग होने के बावजूद हम स्वयं के स्तर पर आत्मनिर्भर नहीं थे। अब धीरे धीरे हमारी भूमि भी सिमटती जा रही है। आप कहेंगे कैसे? तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण तथा आवश्यकताओं में बेहद वृद्धि होने के कारण कल कारखाने खुल रहे हैं, बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, हाउसिंग का निर्माण हो रहा है, तो उतना भूभाग तो घट ही रहा है। तो इस ख्याल से यदि देखा जाए तो हमारी भूमि जो है वह धीरे धीरे लगता है कि कम पड़ती जा रही है। फिर भी चूंकि हम धीरे धीरे साक्षर होते गए, ट्रेंड होते गए, स्किल्ड हैंड हमारे बढ़ते चले गए, जिसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ती चली गई। तो इसमें हमने स्पष्ट किया था कि शिक्षा जो है, एजुकेशन किसी भी देश के लिए, देश की प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। और आप देख रहे हैं कि आज हमारी प्रतिशतता जो है वह काफी अधिक है। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष की जो साक्षरता है वह है लगभग 74.04% है। इसमें मेल का जो है
वह 82.14% है। फीमेल का कुछ कम है, जिसके कारण आवश्यकता है इस बात की कि इसको भी और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस सम्मानजनक जनसंख्या में वृद्धि के कारण 18% से लेकर 74% तक जनसंख्या में वृद्धि के कारण हमारा चिंतन का स्तर, हमारा ज्ञान का स्तर, स्किल है, डेवलप टेक्नोलॉजी और डिफरेंट प्रकार का इन्वेंशन, इन तमाम माध्यमों से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचने की पंक्ति में आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी जनसंख्या, पीपुल किसी भी राष्ट्र के लिए रिसोर्स है, वो कैसे पीपुल, कैसी जनसंख्या जो स्किल्ड हो, जो लिटरेट हो, जो एजुकेटेड हो, ऐसी जनसंख्या देश के लिए परिसंपत्ति के रूप में है, संसाधन के रूप में है, जो प्रत्येक क्षेत्रों के विकास की प्रगति और देश के विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है। तो यह हो गई लिटरेसी की बात। और अभी वर्तमान में लगभग 84% वर्ल्ड का है, अभी भी हम उससे कुछ कम ही है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अपना केरल ही एक ऐसा राज्य है, उसको पूर्ण साक्षरता वाला राज्य घोषित कर दिया गया है, क्योंकि 94 एंड मोर देन 94% लगभग वहां का लिटरेसी है। यही कारण है कि इसको 100% लिटरेट स्टेट के रूप में डिक्लेरेशन मिल गया है। और डिफरेंट स्टेट्स में और अधिक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इस पर हम लोगों ने देखा कि जो जो जनसंख्या में वृद्धि होती है और धीरे धीरे यदि वो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड हैंड्स है, एजुकेटेड है, शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हुआ है, तो उसका प्रभाव उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्रों पर अधिक से अधिक और पॉजिटिव पड़ता है, जिसके कारण देश का द्रुत गति से विकास हो पा रहा है। इसके बाद है दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स है, हेल्थ, स्वास्थ्य। इसमें क्या है, आप सभी अनुभव करते होंगे, किसी के यहां यदि किसी हैंड्स को काम पर रखने की आवश्यकता होती है, तो उस घर के जो मुखिया होते हैं, गार्जियन होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का चयन करते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो बिल्कुल शारीरिक रूप से स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, ऐसे लोगों को चुनाव किया जाता है। उदाहरण के लिए कि यदि बहुत कमजोर व्यक्ति हो, बीमारी वाला हो व्यक्ति, और निश्चित रूप से वैसी स्थिति में उससे जिस कार्य में लगाया जाएगा, चूंकि वह है फिजिकली बेहद कमजोर है, वैसी स्थिति में वह है उस कार्य को निष्पादन करने में असहाय महसूस करेगा, या फिर उत्पादन होगा भी तो बहुत कम होगा। इसीलिए ऐसी जनसंख्या की अपेक्षा यहां पर नहीं की जा रही है। यहां पर जो हेल्दी हो, उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी है। यदि हेल्थ यानी कि फिजिकली वो डेवलप्ड है, फिजिकली
स्ट्रांग है तो उसकी कैपेसिटी जो होती है, प्रोडक्टिविटी जो होती है, बहुत अधिक होती है। आप लोग उसी प्रकार से पशुधन भी होता है। पशुधन में आप देखते होंगे जो कमजोर है पशु है उसकी कार्य क्षमता बहुत कम होती है। जो मजबूत ताकतवर पशु होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुताई वगैरह के कार्यों में अधिक से अधिक वो प्रभावी सिद्ध होता है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति के साथ है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ऐसी जनसंख्या जो वास्तव में बेहद कमजोर है, फिजिकली अनडेवलप्ड है, फिजिकली वीकर है, तो वैसी स्थिति में क्योंकि उसकी उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी बेहद कम रहती है, जिसके कारण ऐसी जनसंख्या को हम बोझ के रूप में मानते हैं। हमारी जनसंख्या कैसी हो? वो हेल्दी हो, स्वस्थ हो, और स्वस्थ व्यक्ति जो होते हैं वह बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन में उनकी महत्ता होती है। यही कारण है कि हेल्थ को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। अब एक उदाहरण है कि पहले 1947-48 ईस्वी में हमारे यहाँ की जो जीवन प्रत्याशा दर, ये जीवन प्रत्याशा दर क्या है? यहां जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये औसत है, एवरेज इसको निकाला गया है। यह है वर्तमान में, ये 2000 ईस्वी में 64 वर्ष अनुमानित था, माना गया था, कैलकुलेशन के आधार पर औसत निकाला गया था। और इसमें आज ये बढ़ करके लगभग 69 के आसपास वर्ष हो गया है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा कैसे संभव हुआ? तो संभव इसलिए हुआ क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी विकास किया है, काफी प्रगति की है। उसमें हजारों हजार डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, डॉक्टर बने हैं, डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, इसकी संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। और जन कल्याण संबंधित कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं, जिसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तरोत्तर काफी उत्तम होते जा रहा है। आज देखिए, पहले ऐसी मान्यता थी कि लोगों ने कहा भी, पुस्तक भी बता रही है कि पहले हैजा वगैरह, कोलरा वगैरह यदि किसी गांव में कदम रख देता था तो गांव का गांव साफ हो जाता था। चिकित्सा का अभाव था, दवाई के बारे में जानकारी नहीं थी, तो हाहाकार मच जाता था। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति होने के कारण, विभिन्न प्रकार के दवाइयों का आविष्कार होने के कारण आज ये सब, एक कालाजार है, कोलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सब आम बात हो गई है और आसानी से चुटकी बजाते ही इस बीमारियों से निजात मिल जाती है। आजकल जैसे अभी कोरोना वायरस की बात है, अभी दुनिया को भयाक्रांत कर दिया, किंतु इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कई वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने इस पर दावा भी किया है कि हम बहुत जल्दी ही इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे
और उसको फिर आम बात हो जाएगी। ईश्वर करे कि शीघ्र इस पर सक्रिय और सफल भूमिका निभाते हुए विभिन्न एक्सपर्ट लोग अपनी प्रामाणिकता को दिखावे, ताकि दुनिया के सामने जो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं उससे लोगों को निजात मिल सके। तो भाव यह है कि उत्तरोत्तर हम प्रगति करते जा रहे हैं, समस्या आते जा रही है और उसका हम निष्पादन करते जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमें मुक्ति मिल रही है, तो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेशन जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ते जाता है। यही कारण है कि उत्तरोत्तर हम और आगे डेवलप होते जा रहे हैं। आज देखिए, ये 1947-48 ईस्वी की बात है। उस समय में लाइफ एक्सपेक्टेशंस काफी कम था। आज देखिए ये 2000 ईस्वी में 64 है, और यदि 2019 का हम आंकड़ा देखते हैं तो लगभग अनुमानित जो है वह 69 वर्ष के आसपास है। तो बहुत हम लोगों ने वृद्धि की है। उसी प्रकार से पहले आपके बाबा वगैरह बताएंगे, यदि पूछिएगा तो पहले जब माता अपने बच्चे को जन्म देती थी तो अपने घर में ही प्रायः अपने बच्चे को जन्म देती थी। कुशल नर्स का नहीं होने के कारण, अभाव होने के कारण जैसे तैसे करके बच्चा को जन्म देती थी, उसमें से कई बच्चे मर भी जाते थे। इसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी का जब आंकड़ा देखते हैं 1951 ईस्वी में प्रति 1000 शिशु के जन्म लेने पर, 1951 ईस्वी में अपना आंकड़ा बता रहा है, 1951 ईस्वी में प्रति 1000 शिशु के जन्म लेने पर उसमें 147 शिशु मर जाते थे। प्रॉपर केयर के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में, स्किल्ड हैंड के अभाव में, अपने घरों में ही प्रसव कराया जाता था, जिसके कारण डॉक्टर के पास नहीं, नर्स के पास नहीं भेजा जाता था, हॉस्पिटल नहीं भेजा जाता था, जानकारी का अभाव, शिक्षा थी, जिसके कारण इसकी स्थिति इस प्रकार की थी। ऐसा आंकड़ा स्पष्ट होता है। किंतु जब 2000 का उदाहरण देखते हैं, कहां 147 प्रति 1000, वो घट करके अब मात्र प्रति 1000 पर 75 रह गया 2000 में। और 2019 की बात यदि करें तो वो घट करके 47-48 पर आ गया है। यानी बेहतर, मतलब वी आर इम्प्रूविंग इन health sectors also due to the invention of so many medicines, and we have control to this type of disease. Naturally, our infant mortality is decreasing slowly, and this is the fact of the इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल लाइन्स। यानी क्रमशः यह है अब उत्तरोत्तर घटते जा रहा है। इस पर हम लोगों ने बहुत कंट्रोल किया है, जिसके कारण आज क्या है, हमारी शिशु मृत्यु दर जो है वो क्रमशः घटते हुए 48 के आसपास पर आ गया। अब सामान्यतया शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो गया। उसको और भी प्रयास रहेगा कि शिशु मृत्यु दर को बिल्कुल जीरो कर देना है। इस पर प्रयास चल रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन तमाम, फिर है अधिक से अधिक हमारा जो जीवन उत्तरोत्तर, यानी हमारी औसत आयु जो है उत्तरोत्तर जो बढ़ती जा रही है, उसका क्या कारण है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किए हैं कि हाउ टू वी हैव लीव एंड सर्वाइव इन आवर लाइफ फॉर लॉन्ग टाइम। वी हैव अचीव टू दैट प्रोसेस। व्हाट इज
what are the main factors to living more and more in this earth we are trying to achieve, and that is why due to this invention of so many medicines and achieved to this type of glorious अचीवमेंट। अर्थात इसका मतलब हुआ कि हम वास्तव में इन क्षेत्रों में और भी संयमित होकर के, सावधानी बरत करके खान पान रहन सहन का स्तर के माध्यम से अपनी जीवन प्रत्याशा को अधिक से अधिक बढ़ा लिए हैं और भी बढ़ाने के करीब में हैं। अभी देखिए कि पहले 55 फिर 58, अभी भी कुछ क्षेत्रों में ये 58 वर्ष जो है पहले माना जाता था। अब क्या है कि इसको अब धीरे धीरे बढ़ाने की बात सरकार सोच रही है। कौन चीज के लिए? तो जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे उसकी कार्य क्षमता अभी ज्यादा दिनों तक बढ़ते जाती है और चूंकि उनकी जीवन प्रत्याशा जो है वह औसत जीवन प्रत्याशा अधिक होते जा रही है, जिसके कारण सरकार इस पर विचार करना शुरू कर दी है कि चूंकि व्यक्ति ज्यादा दिन तक सरवाइव करते हैं अपने जीवन में, इसीलिए इसको अब 58 से बढ़ा करके इसका रिटायरमेंट का विभिन्न क्षेत्रों में जो सर्विस करते हैं वो उसको बढ़ा करके 60 किया जाए, 62 किया जाए, 65 किया जाए, 68 किया जाए, 67 किया जाए। तो अभी मैं आप लोगों को संकेत करना चाहूँगा कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी 60 से बढ़ा, अभी 60 है, 60 से बढ़ा के 62 करने की योजना प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन में है। तो प्रोफेसर वगैरह का 65 है और डॉक्टर का 67 है। तो क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उसकी जीवन प्रत्याशा दर उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण यानी कि और ऐसा क्यों संभव हुआ? तो स्वास्थ्य में अधिक से अधिक सुधार होने के कारण आज अधिक से अधिक डॉक्टरों के द्वारा को नियुक्ति करके, नर्स को अधिक से अधिक बहाल करके विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार से जो जन सामान्य लोगों के बीच में स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल रहने के लिए और विभिन्न आविष्कार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर मेडिसिन आदि का आविष्कार हो जाने के कारण उस पर नियंत्रण पा लिया गया है, जिसके कारण लोगों का जो जीवन स्तर है उत्तरोत्तर औसत बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण उसकी इफिशियंसी, उसकी कार्य क्षमता क्रमशः बढ़ते जा रही है। यह बहुत महत्व रखता है कि किसी भी देश की जनसंख्या किस रूप में है, वो एजुकेटेड है, वो हेल्दी है। स्वस्थ व्यक्ति ही देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसको हमने प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उसके कई फैक्टर्स हैं। हेल्थ केयर के माध्यम से हमने स्पष्ट किया, जन्म दर है, शिशु मृत्यु दर है, फिर जीवन प्रत्याशा दर है, हेल्थ केयर जो अधिक से अधिक किया गया है। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जन कल्याण कार्य किए गए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। WHO के द्वारा भी इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को इस प्रकार का अवसर प्रदान किया जाए। तो इन माध्यमों से हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि आई है, हम अधिक से अधिक एलाइव कर रहे हैं और साथ ही साथ देश के विकास में और भी अधिक प्रभावी ढंग से कारगर साबित हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो जनसंख्या है वो वास्तव में देश के लिए परिसंपत्ति है, संपदा है, संसाधन है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। शेष हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट पर भी चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।